नमस्ते बच्चों। देखिए, ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित हैं। अभी हम आपको अपनी मातृभूमि बिहार की ओर ले चलते हैं। बिहार ही मेरा भी जन्मभूमि है। आइए देखते हैं, कभी हमें वहाँ लेकर जा रहे हैं डॉक्टर पुण्यम चंद मानव। यह बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है, जेपी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है। विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली हैं। गौतम महावीर ने अपनी परंपराएं पाली हैं। शांत क्रांत दृष्टा प्रदेश, नूतनता नित्य उभरती है। भारत माता की धरती, वीरों संतों की धरती है। बिहार प्रदेश का महिमा मंडन हमारे कवि ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। आइए देखते हैं। यह बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है। पितरों मतलब जो हमारे पूर्वज जो चले गए, जिनकी मृत्यु हो गई है, हमारे दादाजी, परदादा, उनके पिता, माताजी, उनके माँ, तो हम देखते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे स्थानों का एक अलग महिमा होती है। कहते हैं कि ऐसे गंगा के किनारे जा कर के उनका तर्पण किया जाए और उनके नाम पर पूजा किया जाए, प्रार्थना किया जाए, पानी डाला जाए तो उनको मोक्ष मिलता है। गया जी का नाम आपने सुना होगा, सुजान भगत हमने पढ़ा है, उसमें भी है ना, गया जी करने जा रहे थे लोग। वही गया जी बिहार में है जहाँ पर पितरों का तर्पण होता है। उनके मोक्ष की प्रार्थना करने के लिए लोग वहाँ गंगा के किनारे जाते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। यह वही बिहार की धरती है जहाँ पर गया नामक एक तीर्थ स्थल है। आदर के साथ हम उसे गया जी कहते हैं। जैसे काशी जी कहा जाता है, बनारस काशी जी है ना, काशी जी हम लोग कहते हैं, गया जी कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। तो जो पुण्य भूमि है वहाँ आदर से हम उस जगह का नाम लेते हैं। तो बिहार में ही गया जी हैं, गंगा के किनारे, वहीं पर पितरों का तर्पण होता है। जेपी के इंगित से दस्यु आत्मसमर्पण होता है। जयप्रकाश नारायण बहुत प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे और बड़े पढ़े लिखे थे और बहुत सुलझे हुए थे। आज के नेताओं जैसे वो नहीं थे। उनके आह्वान पर उस समय के जंगलों में रहने वाले, बीहड़ जंगलों में रहने वाले डकैत, डाकू सब वहाँ पे होते थे बहुत। डाकुओं ने, दस्यु कहा जाता है, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, बंदूकें डाल दी थी नीचे। बहुत नाम हुआ था जयप्रकाश नारायण का। उनके कहने पर, उनके विश्वास पर, उनके आह्वान पर, उनसे प्रभावित होकर डाकुओं ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया था। सोचिए कितने महान राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ है बिहार में। इस पर हम चर्चा फिर करेंगे आगे। विश्व गुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली हैं। आपने नाम सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय का। बहुत देश विदेश से आते थे, मुमुक्षु कहेंगे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरुकुल परंपरा थी और बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। कालांतर में वह खंडहर हो गया था, लेकिन अब पुनः वहाँ उसी जगह पर विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है कार्य। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नालंदा विश्वविद्यालय सुप्रसिद्ध था। वैशाली सुप्रसिद्ध है। गौतम महावीर ने अपनी परंपराएं पाली हैं। गौतम बुद्ध
को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, कहा जाता है। वह बोधि वृक्ष कहाँ है? गया में है। और महावीर जी जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी, बौद्ध धर्म के को बनाने वाले, ज्ञान बांटने वाले हमारे गौतम बुद्ध और महावीर जैसे बड़े बड़े संत, हम तो भगवान कहते हैं, भगवान महावीर, इसी वैशाली, भगवान महावीर इसी वैशाली जगह में थे। आज भी वहाँ पर हम एक टूरिस्ट प्लेस है, वह हम जाते हैं और उन्हें देखते हैं। शांत क्रांत दृष्टा प्रदेश, अपने प्रकृति के अनुरूप वह प्रदेश एकदम शांत, निराला, अनोखा, नूतनता नित्य उभरती है, जहाँ नई नई चीज़ें हम देखते हैं। आपने पाटलिपुत्र का नाम सुना होगा, आप इतिहास में नाम है बिहार प्रदेश का। आपने अशोक राजा का नाम सुना होगा, सम्राट अशोक, उसी पाटलिपुत्र के रहने वाले। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इस प्रकार कवि ने बिहार का महिमा मंडन किया है, गुणगान किया है बिहार प्रदेश का। आगे देखिए, वहाँ से वह दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं। दक्षिण की गौरव गाथा बताते हुए डॉक्टर पुण्यम चंद मानव कहते हैं, दक्षिण चरण पखारे रत्नाकर रत्नों की खान है। अरे देखिए तो, दक्षिण में आइए, आप देखिए समंदर की लहरें किस तरह से आपको अपने आगोश में लेने के लिए बेताब हैं। हम जाते हैं ना सी बीच पर, टहलते हैं, लहरों के साथ दौड़ते हैं, फिर पीछे हटते हैं। रत्नाकर समंदर रत्नों का खान है। आप देखिए समंदर में रत्न होते हैं ना, मोती। अरे मोती अगर पाना है तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लहरों के साथ अंदर जाना पड़ेगा। एक दो रत्न और है जो समंदर में होता है, वो रेड कलर का एक होता है ना, हावड़ा बोलते हैं, यहाँ पर कर्नाटक में हावड़ा बोलते हैं, कुछ नाम है उसका इंग्लिश में, मैं अभी भूल रही हूँ। वो भी समंदर में ही पाया जाता है। और कर्नाटक की धरती में ही कोलार गोल्ड फील्ड, आप देखिए तो रत्नों से भरा हुआ है। ये तो सचमुच रत्न है, हीरा है, सोना है, मोती हैं, माणिक हैं, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ मिलती हैं। तमिलनाडु में कंब दे रहा रामायण का ज्ञान है। जैसे बिहार में ऋषि मुनि हुआ करते थे, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की है। यहाँ बहुत बड़े पोएट हैं कंब, तमिलनाडु में, उन्होंने रामायण पर बहुत लिखा है, ज्ञान दे रहे हैं हमें। अगर तमिलनाडु में हम देखें तो केरल, आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति धर्म विधायक है। न सिर्फ केरल, आंध्र प्रदेश, बल्कि कर्नाटक, तमिल, जितना भी दक्षिण भारत के जो स्टेट हैं, जिसमें राज्य हैं, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, यहाँ तो सभ्यता और संस्कृति देखकर मैं दंग रह जाती हूँ, हम दंग रह जाते हैं। यहाँ की क्या सभ्यता संस्कृति है, यहाँ का क्या पहनावा ओढ़ावा है, यहाँ का क्या पूजा पाठ है, यहाँ लोक नृत्य है, लोक गायन है, इत्यादि इत्यादि। केरल, आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति धर्म विधायक है। केरल का एक नृत्य है, केरल का नृत्य कौन सा होता है, जिसमें खूब सारा आँखों में काजल रहता है, बहुत बड़ा बड़ा ड्रेस पहनते हैं, वो कथकली होता है। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। कर्नाटक में यहाँ भरतनाट्यम करते हैं बच्चे, और विशेष अवसरों पर वो लोग इसका जब प्रदर्शन करते हैं तब मन एकदम बाग बाग होने लगता है। उसी तरह से देखिए केरल में नौका, छोटे छोटे पतले पतले लंबे लंबे नावों पर उसका प्रदर्शन करते हैं, जाते हैं, उसकी प्रदर्शनी होती है, उसमें विजेता घोषित किए जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे सभ्यता संस्कृति यहाँ पर
जन्मी हुई है, बहुत बहुत पौराणिक सभ्यता संस्कृति है जो बहुत सुंदर लगती है। महाराष्ट्र के बारे में कहते हैं, मराठे शिवाजी के कृत्यों के गायन है। महाराष्ट्र में आप देखें तो शिवाजी महाराज पहाड़ी चूहा कहा जाता था। हम बचपन में हमने पढ़ा है कि किस तरह से वह पहाड़ों से होकर के अंग्रेजों को चकमा देकर भाग निकलते थे। वीर योद्धा महाराज शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र में मराठे शिवाजी के कृत्यों के गायन है, उनका गान है। कर्नाटक की मलयज शीतल मंद सुगंध विचरती है। कर्नाटक में आप आइए तो यहाँ की हवाओं में आपको कण कण में बहुत सुंदर, खूबसूरत, सुखद, सुगंधमय वातावरण आपको यहाँ की हवाओं में मिलेगा। मलयज चंदन को कहते हैं। तो कर्नाटक में चंदन, आपको पता होगा बहुत साल पहले वीरप्पन हुआ करता था, एक डकैत जो तमिलनाडु का था और वह चंदन की तस्करी करता था कर्नाटक के जंगलों से। ये हवाओं में विराजमान है। तो कहते हैं, उसका नाम मत लीजिएगा लिखते समय, मैंने समझाने के लिए कहा है। तो कहने का अर्थ, सुगंधित हवाएं विचरती हैं, आपका मन मोह लेती हैं। इस प्रकार कितना कुछ कहा जाए, कवि ने तो बहुत शॉर्ट में कहा है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। अब फिर ब्रेक लेते हैं, अगले एपिसोड में इस कविता का समापन करेंगे।